लंदन की वो सुबह बाकी दिनों जैसी नहीं थी। घनी धुंध ने बेकर स्ट्रीट को इस तरह ढक रखा था जैसे किसी ने शहर को रुई के बादलों में लपेट दिया हो। गाड़ियों की पहियों की चरमराहट और घोड़े की टापों की आवाज बीच बीच में गूंजती थी, पर किसी भी दिशा में कुछ साफ दिखाई नहीं देता था। मैं, डॉक्टर वॉटसन, अपने पुराने साथी शर्लॉक होल्म्स के साथ आग के पास बैठा था। वो सुबह के 7 बज चुके थे और होल्म्स अब भी अपने वायलिन को हल्के सुरों में छेड़ रहा था। मैंने चाय की प्याली रखी और कहा, होल्म्स, क्या तुम्हें नहीं लगता कि आज की हवा कुछ ज्यादा भारी है? होल्म्स ने बिना सिर उठाए जवाब दिया, वॉटसन, ये वही भारीपन है जो किसी अनजाने अपराध की दस्तक देता है। मुझे लगता है आज कुछ असामान्य हमारे दरवाजे तक पहुंचेगा। उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि बाहर से एक घोड़े की गाड़ी की आवाज आई। किसी ने घंटी बजाई। मिसेस हडसन ने दरवाजा खोला और कुछ ही पलों में एक युवा पुलिसकर्मी हमारे कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर थकान और डर का मिश्रण था। मिस्टर होल्म्स, इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड ने मुझे भेजा है। एक एक अजीब घटना हुई है, सर। क्लर्कनवेल में एक पुरानी घड़ी की दुकान में हत्या। होल्म्स ने वायलिन नीचे रखा। उसकी आंखें चमक उठीं। घड़ी की दुकान और हत्या? उसने तुरंत टोपी और कोट उठाया। वॉटसन, समय शायद किसी की मौत का गवाह बना है। हमने जल्दी से कपड़े पहने और पुलिसकर्मी के साथ बाहर निकले। कोहरे में गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। रास्ते भर होल्म्स खिड़की से बाहर देखता रहा। धुंध में लिपटी लंदन की सड़कें, मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी और कहीं कहीं अखबार बेचने वाले बच्चों की पुकार। घड़ी की दुकान हैरोसन्स एक संकरी गली में थी, जहां हवा में मशीन के तेल और पुराने लकड़ी के बक्सों की गंध घुली हुई थी। दरवाजे के बाहर क्लोज्ड का बोर्ड लटका था और भीतर 2 पुलिसकर्मी पहरा दे रहे थे। इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड पहले से वहां मौजूद थे। उन्होंने हमें देखते ही कहा, होल्म्स, मैंने बहुत कुछ देखा है अपने करियर में, पर ऐसा कभी नहीं। हमने भीतर कदम रखा। दुकान के हर कोने में दर्जनों घड़ियां, दीवार पर, मेज पर, अलमारी में, और अजीब बात यह कि हर एक घड़ी एक ही समय पर रुकी थी, ठीक 12:47। मेज के पीछे एक वृद्ध व्यक्ति की लाश पड़ी थी। उसके हाथ में एक छोटा सा पेचकस और चेहरे पर ऐसा भाव मानो मौत आने से पहले उसने कुछ समझ लिया हो। होल्म्स नीचे झुका, शरीर की जांच की और फिर चारों ओर नजर दौड़ाई। वॉटसन, उसने कहा, ध्यान दो, न कोई संघर्ष, न कोई जबरदस्ती, न कोई जहर के निशान। और घड़ियां, हर एक ने समय को एक क्षण पर रोक दिया है। सवाल है, क्यों? लेस्ट्रेड बोला, डॉक्टर ने बताया कि दिल का दौरा पड़ा होगा। होल्म्स मुस्कराया, लेस्ट्रेड, अगर दिल ने साथ छोड़ा तो इस कमरे की हर घड़ी ने भी एक साथ क्यों दम तोड़ दिया? मैंने देखा कि दीवार पर एक बड़ी घड़ी लटक रही थी। उसके पेंडुलम का झूला आधे रास्ते में रुका था, जैसे किसी ने अचानक समय को थाम लिया हो। होल्म्स ने धीरे धीरे कमरे का मुआयना शुरू किया। उसने दीवार की दरारों में झांका, लकड़ी की अलमारी के पीछे देखा और फिर घड़ी की कार्यशाला के कोने में जाकर झुका। वहां धूल के नीचे एक अजीब सा धातु का टुकड़ा पड़ा था, आधा मुड़ा हुआ, जैसे किसी गियर का हिस्सा। होल्म्स ने उसे उठाया और ध्यान से देखा। वॉटसन, यह साधारण गियर नहीं है। यह किसी घड़ी की नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक उपकरण का हिस्सा है, संभवतः किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यंत्र का। लेस्ट्रेड ने हैरानी से कहा, तुम कहना चाहते हो कि किसी ने मशीन से घड़ियों को रोका? होल्म्स ने सिर हिलाया, शायद, या फिर किसी ने मशीन का इस्तेमाल किसी और उद्देश्य के लिए किया और ये घड़ियां उसके असर से प्रभावित हुई। फिर उसने खिड़की की ओर इशारा किया। कांच पर धुंध में उंगली से कोई शब्द लिखा गया था, टाइम वोंट फॉरगिव। लेस्ट्रेड बड़बड़ाया, समय माफ नहीं करेगा? इसका क्या मतलब? होल्म्स ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, इसका मतलब है कि यह हत्या बदले की है और घड़ी साज को पता था कि समय ही उसका जज बनने वाला है। मृतक का नाम था हैरोल्ड हैरो।
उम्र लगभग 60 वर्ष। वो 50 साल से घड़ियों की मरम्मत कर रहा था। पड़ोसी कहते थे कि वो समय का पंडित था। हर मशीन के भीतर की धड़कन समझ लेता था। उसकी पत्नी की मृत्यु 10 साल पहले हो चुकी थी और एक बेटा था, आर्थर हैरो, जो कुछ साल पहले घर छोड़कर चला गया था। हॉल्म्स ने नोटबुक निकाली और लेस्ट्रेड से पूछा, आर्थर कहाँ है अब? वो कैम्ब्रिज में इंजीनियर था, पर पिछले 2 साल से उसका कोई अतापता नहीं। शायद विदेश गया हो। हॉल्म्स ने धीरे से कहा, या शायद लौट आया हो। उसने मृतक के हाथों को देखा। दाहिना हाथ तेल और धूल से सना था, पर बायां हाथ बिल्कुल साफ। वॉटसन, जब कोई मैकेनिक काम करता है तो दोनों हाथ गंदे होते हैं, पर यहां बायां हाथ बिल्कुल साफ है। इसका मतलब उस हाथ से किसी ने हाल में कोई चीज थाम रखी थी, जिसे बाद में किसी ने निकाल लिया। मैंने पूछा, शायद कोई उपकरण? हॉल्म्स बोला, या फिर कोई जेब घड़ी, वही जो अब गायब है। हम ऊपर के कमरे में गए, जहां घड़ी साज का निजी कार्यक्षेत्र था। वहां एक बड़ी लकड़ी की मेज थी और उसके ऊपर कई अधूरी घड़ियां, नक्शे और कागज बिखरे पड़े थे। एक नक्शे पर मैंने कुछ अजीब देखा। कई घड़ियों को जोड़ते हुए रेखाएं थी और हर रेखा के कोने पर लिखा था 12:47। हॉल्म्स ने कहा, वॉटसन, अगर ये सिर्फ संयोग नहीं है तो ये एक पैटर्न है, और जब भी कोई पैटर्न होता है तो कोई उद्देश्य भी होता है। उसने नक्शे को पलटा। पीछे की ओर एक हस्तलिखित नोट था, When every second stops, truth begins. जब हर सेकंड रुक जाए, सत्य शुरू होता है। मैंने कहा, हॉल्म्स, क्या ये किसी प्रकार की पहेली है? हॉल्म्स बोला, नहीं, ये एक वादा है, किसी ऐसे व्यक्ति का जिसने समय को अपने अपराध में साथी बनाया है। इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड उतना प्रभावित नहीं था। उसने झल्लाकर कहा, हॉल्म्स, क्या हम इस सबको ज्यादा दार्शनिक नहीं बना रहे? शायद आदमी को हार्ट अटैक ही आया हो और बाकी घड़ियां किसी इलेक्ट्रिकल गड़बड़ी से रुक गई हों। हॉल्म्स ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में बोला, लेस्ट्रेड, जब कोई अपराध विज्ञान को छूता है तो वो दिल नहीं, दिमाग से खेलता है। यहां हर संकेत सुनियोजित है। और तुम जानना चाहते हो कि मुझे कैसे यकीन है कि यह हत्या थी? लेस्ट्रेड ने कुछ नहीं कहा। हॉल्म्स ने धीरे से मृतक की जेब से एक छोटा कागज निकाला। उस पर कुछ लिखा था, धुंधला पर पढ़ने योग्य। 47 सेकंड्स। डोंट लेट हिम रीसेट द टाइम। हॉल्म्स ने कागज लेस्ट्रेड को दिखाया। अब बताओ, दिल का दौरा पड़ने से पहले कौन अपनी मौत को सेकंड्स में मापता है? जब हम बाहर निकले, मैंने हॉल्म्स से कहा, हॉल्म्स, तुम्हें नहीं लगता कि यह किसी मानसिक रोगी का काम भी हो सकता है, जो समय के विचार से ग्रस्त हो? हॉल्म्स ने कहा, संभावना है, वॉटसन, पर पागलपन भी तभी खतरनाक होता है जब उसके पीछे तर्क छिपा हो। यहां कोई व्यक्ति न केवल घड़ियों को रोकने का तरीका जानता था, बल्कि यह भी जानता था कि कब और कहा। हम गाड़ी में लौटे। हॉल्म्स ने अपनी नोटबुक खोली और 5 बातें लिखी। हर घड़ी रुकी 12:47 पर। मृतक के बाएं हाथ से कुछ निकाला गया। गियर का धातु टुकड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक था। खिड़की पर संदेश, टाइम वोंट फॉरगिव। नोट में लिखा, 47 सेकंड्स। उसने मुझे देखा और कहा, वॉटसन, अगर मिनट और सेकंड को जोड़ो, 12 मिनट और 47 सेकंड्स, तो एक दिलचस्प पैटर्न बनता है। 12:47 और 47 सेकंड। यह किसी घड़ी का समय नहीं, किसी कोड का हिस्सा है। मैंने पूछा, कोड? हाँ, और जो व्यक्ति कोड बनाता है वही उसे हल कर सकता है। शाम होते होते हॉल्म्स ने लेस्ट्रेड को संदेश भेजा, मृतक के बेटे आर्थर हैरो की जानकारी तुरंत भेजो। और फिर वो अपने तंबाकू पाइप के साथ गहरी सोच में डूब गया। वॉटसन, उसने धीरे से कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि घड़ी का सबसे ईमानदार हिस्सा क्या होता है? मैंने कहा, शायद उसका पेंडुलम। वो लगातार झूलता रहता है। हॉल्म्स मुस्कराया, गलत। सबसे ईमानदार हिस्सा उसका टिक है, क्योंकि हर टिक एक मौत है और हर टॉक एक जन्म। समय हमेशा सच बोलता है,
वो उठा, कोट पहना और बोला, अब चलो, हैरो के पुराने दोस्त से मिलना है जो पास की गली में रहता है। शायद वही हमें बताएगा कि समय ने उस रात क्यों रुकना चुना। गली के दूसरे छोर पर एक छोटा सा पब था, द आयरन पेंडुलम। वहां एक वृद्ध व्यक्ति बैठा था जिसकी आंखें शराब से नहीं, डर से लाल थी। उसने हमें आते देखा और कांपती आवाज में कहा, आप लोग भी उसी घड़ी वाले के बारे में आए हैं, है ना? हैरोल्ड हैरो, वो कहता था। समय का दुश्मन लौट आया है। हॉल्म्स ने पूछा, दुश्मन? वृद्ध ने सिर हिलाया। हां, उसका बेटा आर्थर। वो कुछ बना रहा था, ऐसा यंत्र जो घड़ियों को नहीं, यादों को रोक दे। हॉल्म्स ने उसकी बात काटी। कब देखा था उसे आखिरी बार? 3 दिन पहले, आधी रात को, उसी समय जब सारी घड़ियां रुक गई। हम वापस लौटे और हॉल्म्स ने धीमे स्वर में कहा, वॉटसन, यह केस किसी साधारण हत्या का नहीं। यहां कोई व्यक्ति समय को साधन बना रहा है, हथियार नहीं। और जब समय अपराध का साथी बन जाए तो हर सेकंड संदिग्ध हो जाता है। वो रुका, दीवार पर लगी अपनी घड़ी को देखा और बोला, देखो वॉटसन, हमारी घड़ी भी 12 मिनट पर रुक गई है। लंदन की वो सुबह बाकी दिनों जैसी नहीं थी। घनी धुंध ने बेकर स्ट्रीट को इस तरह ढक रखा था जैसे किसी ने शहर को रुई के बादलों में लपेट दिया हो। गाड़ियों की पहियों की चरमराहट और घोड़े की टापों की आवाज बीच बीच में गूंजती थी, पर किसी भी दिशा में कुछ साफ दिखाई नहीं देता था। मैं, डॉक्टर वॉटसन, अपने पुराने साथी शर्लॉक होल्म्स के साथ आग के पास बैठा था। वो सुबह के 7 बज चुके थे और होल्म्स अब भी अपने वायलिन को हल्के सुरों में छेड़ रहा था। मैंने चाय की प्याली रखी और कहा, होल्म्स, क्या तुम्हें नहीं लगता कि आज की हवा कुछ ज्यादा भारी है? होल्म्स ने बिना सिर उठाए जवाब दिया, वॉटसन, ये वही भारीपन है जो किसी अनजाने अपराध की दस्तक देता है। मुझे लगता है आज कुछ असामान्य हमारे दरवाजे तक पहुंचेगा। उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि बाहर से एक घोड़े की गाड़ी की आवाज आई। किसी ने घंटी बजाई। मिसेस हडसन ने दरवाजा खोला और कुछ ही पलों में एक युवा पुलिसकर्मी हमारे कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर थकान और डर का मिश्रण था। मिस्टर होल्म्स, इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड ने मुझे भेजा है। एक एक अजीब घटना हुई है, सर। क्लर्कनवेल में एक पुरानी घड़ी की दुकान में हत्या। होल्म्स ने वायलिन नीचे रखा। उसकी आंखें चमक उठीं। घड़ी की दुकान और हत्या? उसने तुरंत टोपी और कोट उठाया। वॉटसन, समय शायद किसी की मौत का गवाह बना है। हमने जल्दी से कपड़े पहने और पुलिसकर्मी के साथ बाहर निकले। कोहरे में गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। रास्ते भर होल्म्स खिड़की से बाहर देखता रहा। धुंध में लिपटी लंदन की सड़कें, मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी और कहीं कहीं अखबार बेचने वाले बच्चों की पुकार। घड़ी की दुकान हैरोसन्स एक संकरी गली में थी, जहां हवा में मशीन के तेल और पुराने लकड़ी के बक्सों की गंध घुली हुई थी। दरवाजे के बाहर क्लोज्ड का बोर्ड लटका था और भीतर 2 पुलिसकर्मी पहरा दे रहे थे। इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड पहले से वहां मौजूद थे। उन्होंने हमें देखते ही कहा, होल्म्स, मैंने बहुत कुछ देखा है अपने करियर में, पर ऐसा कभी नहीं। हमने भीतर कदम रखा। दुकान के हर कोने में दर्जनों घड़ियां, दीवार पर, मेज पर, अलमारी में। और अजीब बात यह कि हर एक घड़ी एक ही समय पर रुकी थी, ठीक 12:47। मेज के पीछे एक वृद्ध व्यक्ति की लाश पड़ी थी। उसके हाथ में एक छोटा सा पेचकस और चेहरे पर ऐसा भाव मानो मौत आने से पहले उसने कुछ समझ लिया हो। होल्म्स नीचे झुका, शरीर की जांच की और फिर चारों ओर नजर दौड़ाई। वॉटसन, उसने कहा, ध्यान दो, न कोई संघर्ष, न कोई जबरदस्ती, न कोई जहर के निशान। और घड़ियां, हर एक ने समय को एक क्षण पर रोक दिया है। सवाल है, क्यों? लेस्ट्रेड बोला, डॉक्टर ने बताया कि दिल का दौरा पड़ा होगा। होल्म्स मुस्कराया। लेस्ट्रेड, अगर दिल ने साथ छोड़ा तो इस कमरे की हर घड़ी ने भी एक साथ क्यों दम तोड़ दिया?
मैंने देखा कि दीवार पर एक बड़ी घड़ी लटक रही थी। उसके पेंडुलम का झूला आधे रास्ते में रुका था, जैसे किसी ने अचानक समय को थाम लिया हो। हॉल्म्स ने धीरे धीरे कमरे का मुआयना शुरू किया। उसने दीवार की दरारों में झांका, लकड़ी की अलमारी के पीछे देखा और फिर घड़ी की कार्यशाला के कोने में जाकर झुका। वहां धूल के नीचे एक अजीब सा धातु का टुकड़ा पड़ा था, आधा मुड़ा हुआ, जैसे किसी गियर का हिस्सा। हॉल्म्स ने उसे उठाया और ध्यान से देखा। वॉटसन, ये साधारण गियर नहीं है। ये किसी घड़ी की नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक उपकरण का हिस्सा है, संभवतः किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यंत्र का। लेस्ट्रेड ने हैरानी से कहा, तुम कहना चाहते हो कि किसी ने मशीन से घड़ियों को रोका? हॉल्म्स ने सिर हिलाया। शायद, या फिर किसी ने मशीन का इस्तेमाल किसी और उद्देश्य के लिए किया और ये घड़ियां उसके असर से प्रभावित हुई। फिर उसने खिड़की की ओर इशारा किया। कांच पर धुंध में उंगली से कोई शब्द लिखा गया था, टाइम वोंट फॉरगिव। लेस्ट्रेड बड़बड़ाया, समय माफ नहीं करेगा? इसका क्या मतलब? हॉल्म्स ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, इसका मतलब है कि यह हत्या बदले की है और घड़ी साज को पता था कि समय ही उसका जज बनने वाला है। मृतक का नाम था हैरोल्ड हैरो, उम्र लगभग 60 वर्ष। वो 50 साल से घड़ियों की मरम्मत कर रहा था। पड़ोसी कहते थे कि वो समय का पंडित था, हर मशीन के भीतर की धड़कन समझ लेता था। उसकी पत्नी की मृत्यु 10 साल पहले हो चुकी थी और एक बेटा था, आर्थर हैरो, जो कुछ साल पहले घर छोड़कर चला गया था। हॉल्म्स ने नोटबुक निकाली और लेस्ट्रेड से पूछा, आर्थर कहाँ है अब? वो कैम्ब्रिज में इंजीनियर था, पर पिछले 2 साल से उसका कोई अतापता नहीं। शायद विदेश गया हो। हॉल्म्स ने धीरे से कहा, या शायद लौट आया हो। उसने मृतक के हाथों को देखा। दाहिना हाथ तेल और धूल से सना था, पर बायां हाथ बिल्कुल साफ। वॉटसन, जब कोई मैकेनिक काम करता है तो दोनों हाथ गंदे होते हैं, पर यहां बायां हाथ बिल्कुल साफ है। इसका मतलब उस हाथ से किसी ने हाल में कोई चीज थाम रखी थी, जिसे बाद में किसी ने निकाल लिया। मैंने पूछा, शायद कोई उपकरण? हॉल्म्स बोला, या फिर कोई जेब घड़ी, वही जो अब गायब है। हम ऊपर के कमरे में गए, जहां घड़ी साज का निजी कार्यक्षेत्र था। वहां एक बड़ी लकड़ी की मेज थी और उसके ऊपर कई अधूरी घड़ियां, नक्शे और कागज बिखरे पड़े थे। एक नक्शे पर मैंने कुछ अजीब देखा। कई घड़ियों को जोड़ते हुए रेखाएं थी और हर रेखा के कोने पर लिखा था 12:47। हॉल्म्स ने कहा, वॉटसन, अगर ये सिर्फ संयोग नहीं है तो ये एक पैटर्न है, और जब भी कोई पैटर्न होता है तो कोई उद्देश्य भी होता है। उसने नक्शे को पलटा। पीछे की ओर एक हस्तलिखित नोट था, When every second stops, truth begins। जब हर सेकंड रुक जाए, सत्य शुरू होता है। मैंने कहा, हॉल्म्स, क्या ये किसी प्रकार की पहेली है? हॉल्म्स बोला, नहीं, ये एक वादा है, किसी ऐसे व्यक्ति का जिसने समय को अपने अपराध में साथी बनाया है। इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड उतना प्रभावित नहीं था। उसने झल्लाकर कहा, हॉल्म्स, क्या हम इस सबको ज्यादा दार्शनिक नहीं बना रहे? शायद आदमी को हार्ट अटैक ही आया हो और बाकी घड़ियां किसी इलेक्ट्रिकल गड़बड़ी से रुक गई हों। हॉल्म्स ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में बोला, लेस्ट्रेड, जब कोई अपराध विज्ञान को छूता है तो वो दिल नहीं, दिमाग से खेलता है। यहां हर संकेत सुनियोजित है। और तुम जानना चाहते हो कि मुझे कैसे यकीन है कि यह हत्या थी? लेस्ट्रेड ने कुछ नहीं कहा। हॉल्म्स ने धीरे से मृतक की जेब से एक छोटा कागज निकाला। उस पर कुछ लिखा था, धुंधला पर पढ़ने योग्य, 47 सेकंड्स। डोंट लेट हिम रीसेट द टाइम। हॉल्म्स ने कागज लेस्ट्रेड को दिखाया। अब बताओ, दिल का दौरा पड़ने से पहले कौन अपनी मौत को सेकंड्स में मापता है? जब हम बाहर निकले, मैंने हॉल्म्स से कहा, हॉल्म्स, तुम्हें नहीं लगता कि यह किसी मानसिक रोगी का काम भी हो सकता है, जो समय के विचार से ग्रस्त हो? हॉल्म्स ने कहा, संभावना है, वॉटसन, पर पागलपन भी तभी खतरनाक होता है जब उसके पीछे तर्क छिपा हो।
यहां कोई व्यक्ति न केवल घड़ियों को रोकने का तरीका जानता था, बल्कि ये भी जानता था कि कब और कहा। हम गाड़ी में लौटे। हॉल्म्स ने अपनी नोटबुक खोली और 5 बातें लिखी। हर घड़ी रुकी 12:40 पर। मृतक के बाएं हाथ से कुछ निकाला गया। गियर का धातु टुकड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक था। खिड़की पर संदेश, टाइम वोंट फॉरगिव। नोट में लिखा 47 सेकंड्स। उसने मुझे देखा और कहा, वॉटसन, अगर मिनट और सेकंड को जोड़ो, 12 मिनट और 47 सेकंड्स, तो एक दिलचस्प पैटर्न बनता है। 12:47 और 47 सेकंड। ये किसी घड़ी का समय नहीं, किसी कोड का हिस्सा है। मैंने पूछा, कोड? हाँ, और जो व्यक्ति कोड बनाता है वही उसे हल कर सकता है। शाम होते होते हॉल्म्स ने लेस्ट्रेड को संदेश भेजा, मृतक के बेटे आर्थर हैरो की जानकारी तुरंत भेजो। और फिर वो अपने तंबाकू पाइप के साथ गहरी सोच में डूब गया। वॉटसन, उसने धीरे से कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि घड़ी का सबसे ईमानदार हिस्सा क्या होता है? मैंने कहा, शायद उसका पेंडुलम। वो लगातार झूलता रहता है। हॉल्म्स मुस्कराया, गलत। सबसे ईमानदार हिस्सा उसका टिक है, क्योंकि हर टिक एक मौत है और हर टॉक एक जन्म। समय हमेशा सच बोलता है। वो उठा, कोट पहना और बोला, अब चलो हैरों के पुराने दोस्त से मिलना है, जो पास की गली में रहता है। शायद वही हमें बताएगा कि समय ने उस रात क्यों रुकना चुना। गली के दूसरे छोर पर एक छोटा सा पब था, द आयरन पेंडुलम। वहां एक वृद्ध व्यक्ति बैठा था, जिसकी आंखें शराब से नहीं, डर से लाल थी। उसने हमें आते देखा और कांपती आवाज में कहा, आप लोग भी उसी घड़ी वाले के बारे में आए हैं, है ना? हैरोल्ड हैरो। वो कहता था, समय का दुश्मन लौट आया है। हॉल्म्स ने पूछा, दुश्मन? वृद्ध ने सिर हिलाया। हां, उसका बेटा आर्थर। वो कुछ बना रहा था, ऐसा यंत्र जो घड़ियों को नहीं, यादों को रोक दे। हॉल्म्स ने उसकी बात काटी। कब देखा था उसे आखिरी बार? 3 दिन पहले, आधी रात को, उसी समय जब सारी घड़ियां रुक गई। हम वापस लौटे और हॉल्म्स ने धीमे स्वर में कहा, वॉटसन, यह केस किसी साधारण हत्या का नहीं। यहां कोई व्यक्ति समय को साधन बना रहा है, हथियार नहीं। और जब समय अपराध का साथी बन जाए तो हर सेकंड संदिग्ध हो जाता है। वो रुका, दीवार पर लगी अपनी घड़ी को देखा और बोला, देखो वॉटसन, हमारी घड़ी भी 12 पर रुक गई है। रात के करीब 11 बज चुके थे। बेकर स्ट्रीट के बाहर धुंध अब और भी गहरी हो चुकी थी। सड़क के लैंप पीली रोशनी से बस एक एक कदम आगे तक का रास्ता दिखा रहे थे। हॉल्म्स अपने आर्म चेयर पर बैठा था। उसके सामने मेज पर फैली थी हैरों की कार्यशाला से लाई गई वस्तुएं, टूटी हुई गियर, नोटबुक और वो छोटा सा कागज जिस पर लिखा था 47 सेकंड्स। मैंने पूछा, हॉल्म्स, क्या तुमने सोचा है कि इसका मतलब क्या हो सकता है? शायद किसी घड़ी का रुकने का समय। हॉल्म्स ने पाइप से धुआं छोड़ा और शांत स्वर में कहा, वॉटसन, किसी भी रहस्य में 2 प्रकार के संकेत होते हैं, एक जो सतह पर होते हैं और दूसरे जो छिपे होते हैं। 47 सेकंड न समय बताता है, न मृत्यु का क्षण। ये एक अंतराल है, यानी वो अवधि जिसमें कुछ हुआ था। मैंने कहा, मतलब हत्या के 47 सेकंड पहले या बाद में कुछ घटा होगा? हॉल्म्स बोला, संभावना यही है। अब सवाल यह है कि उस 47 सेकंड में क्या बदला? उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड अंदर आया। उसके हाथ में कुछ कागज थे। हॉल्म्स, ये रहा मृतक का पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मौत का समय रात 12 हृदय की गति अचानक बंद हो गई। कोई जहर नहीं मिला। और उसने रुककर कहा, दिमाग में हल्का विद्युत प्रभाव पाया गया है। हॉल्म्स ने तुरंत कागज छीना, आंखों से लाइनें पढ़ी और बोला, वॉटसन, यही तो मैं सोच रहा था। शरीर में विद्युत प्रवाह केवल तब होता है जब बाहरी स्रोत से कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्स मिला हो, और वो वही धातु का टुकड़ा साबित करता है जो हमें दुकान में मिला था। लेस्ट्रेड बोला,
क्या तुम ये कहना चाहते हो कि किसी ने बिजली से हत्या की? हॉल्म्स ने मुस्कुराकर कहा, नहीं लेस्ट्रेड, किसी ने समय को बिजली में बदल दिया। लेस्ट्रेड ने दूसरा कागज बढ़ाया। ये रहा बेटे आर्थर का रिकॉर्ड। वो 3 साल पहले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बाहर निकाला गया था। अनऑथराइज्ड एक्सपेरिमेंट्स विद मैग्नेटिक फील्ड्स, यही कारण लिखा है। हॉल्म्स बोला, वॉटसन, मामला अब दिलचस्प हो गया है। बेटे को चुंबकीय प्रयोगों का ज्ञान है, पिता घड़ियों का उस्ताद है। अगर दोनों ने मिलकर कुछ बनाया होगा तो वो समय मापने वाला यंत्र नहीं, बल्कि समय नियंत्रित करने वाला यंत्र होगा। मैंने कहा, पर ऐसा यंत्र संभव कैसे है? हॉल्म्स बोला, वॉटसन, विज्ञान और अपराध दोनों का पहला नियम है, जब तक असंभव साबित ना हो तब तक उसे असंभव मत मानो। अगले दिन सुबह हॉल्म्स ने मुझे आदेश दिया, वॉटसन, तैयार हो जाओ, हमें वापस हैरो की दुकान पर जाना है। मुझे कुछ परखना है। हम क्लर्कनवेल पहुंचे। वहां अब भी पुलिस का पहरा था। हॉल्म्स ने लेस्ट्रेड से कहा, मुझे उस कमरे में 47 सेकंड का पुनर्निर्माण करना है। हमने कमरे को उसी हाल में रखा जैसा था। हॉल्म्स ने अपनी जेब से एक छोटा उपकरण निकाला। यह उसका स्वनिर्मित क्रोनोमीटर एनालाइजर था, जो विद्युत उतार चढ़ाव मापता था। उसने दीवार की लकड़ी पर उसे रखा, फिर कहा, वॉटसन, अपनी घड़ी देखो। जब मैं कहूं 47 सेकंड गिनना। मैंने कहा, ठीक है। हॉल्म्स ने स्विच ऑन किया और तुरंत कमरे में हल्की सी भनभनाहट गूंजने लगी। दीवारों में जैसे कोई छिपा चुंबकीय क्षेत्र जाग गया हो। मैंने सेकंड गिनने शुरू किए, 1, 2, 3। जैसे जैसे गिनती बढ़ी, कमरे में लगी एक टूटी हुई घड़ी का पेंडुलम हिलने लगा। देखा वॉटसन, हॉल्म्स ने कहा, यहां अब भी अवशिष्ट ऊर्जा मौजूद है। जो भी उपकरण यहां चलाया गया था, उसने हर धातु की घड़ी को प्रभावित किया। इसका मतलब आर्थर, हैरो ने कोई ऐसा प्रयोग किया था जो चुंबकीय तरंगों से समय संबंधी यंत्रों को निष्क्रिय कर देता था। मैंने कहा, तो ये हत्या उसी प्रयोग से हुई? हॉल्म्स ने कहा, संभव है। या फिर हैरोल्ड ने अपने बेटे के प्रयोग को रोकने की कोशिश की और खुद उस असर में मर गया। हॉल्म्स ने अपनी छड़ी से दीवार पर हल्के से ठोका। आवाज खोखली थी। वॉटसन, यहां कुछ छिपा है। उसने जेब से छोटा चाकू निकाला और लकड़ी का एक टुकड़ा उखाड़ा। अंदर एक संकरी जगह बनी थी, जिसमें एक पुराना टिन बॉक्स रखा था। हॉल्म्स ने बॉक्स खोला। उसमें एक पत्र और एक धातु का डिस्क था, जिस पर उकेरा था, प्रोटोटाइप एएच मैग्नेटिक सिंक्रोनाइजर। पत्र पर आर्थर की लिखावट थी, पिता, यदि ये यंत्र काम कर गया तो हम समय को रोक नहीं, मापने की सच्ची सीमा पा लेंगे। पर अगर ये असफल हुआ तो कृपया इसे कभी चालू मत करना। 47 सेकंड से ज्यादा इसे चलाना घातक होगा। हॉल्म्स ने गहरी सांस ली। वॉटसन, ये वही है। पिता ने चेतावनी नहीं मानी, या फिर किसी ने जानबूझकर यंत्र को 47 सेकंड से ज्यादा चलाया। यही मृत्यु का कारण है। लेस्ट्रेड बोला, तो अब सवाल यह है कि किसने यंत्र चालू किया, पिता ने या बेटे ने? हॉल्म्स बोला, और यह जानने का एक ही तरीका है, बेटे को ढूंढना। हॉल्म्स ने अपने नेटवर्क के जरिए आर्थर का पता लगाने का आदेश दिया। उसी शाम खबर आई कि एक व्यक्ति नाम आर्थर हैरो 3 दिन पहले किंग्स क्रॉस स्टेशन पर देखा गया था। उसने जुरिक जाने की टिकट ली थी, पर ट्रेन में सवार नहीं हुआ। हॉल्म्स ने कहा, वो भागना नहीं चाहता था, वो छिपा है, और अगर वो छिपा है तो कहीं पास में ही। रात को हॉल्म्स और मैं क्लर्कनवेल की गलियों में घूमते रहे। वो हर कोने, हर दुकान पर नजर डालता। अचानक उसने कहा, वॉटसन, उस बोर्ड को देखो, हैरो रिपेयर्स। वो दुकान भी हैरो की थी, पर यह नाम नए रंग से लिखा गया है। किसी ने हाल में इसे दोबारा रंगा है। हमने दरवाजा खोला। भीतर धूल और मशीनों की गंध थी। एक मेज पर फैला था वही मैग्नेटिक सिंक्रोनाइज का दूसरा हिस्सा। हॉल्म्स ने फुसफुसाया, आर्थर यही था, या अब भी यही है। अचानक पीछे से एक आवाज आई, पीछे हटो। हमने मुड़कर देखा।
एक दुबला पतला आदमी, आंखों में डर और थकान लिए, हाथ में कोई छोटा यंत्र पकड़े हुए था। हॉल्म्स ने शांत स्वर में कहा, आर्थर हैरो, हमें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पिता की मौत की सच्चाई हमें बताओ। आर्थर कांपते हुए बोला, वो मेरी गलती नहीं थी। मैं बस यंत्र की शक्ति माप रहा था। पिता ने उसे बंद कर दिया और उस पल सब कुछ रुक गया। हॉल्म्स आगे बढ़ा, तो तुम कहना चाहते हो वो गलती थी? आर्थर ने सिर हिलाया। हां, मैं उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब यंत्र बंद हुआ तो उसकी हर धातु घड़ी में चुंबकीय झटका गया, इसलिए सब रुक गई। हॉल्म्स ने पूछा, और तुम भागे क्यों? आर्थर की आंखें नम हो गई, क्योंकि मैंने उसे मरते देखा था और डर गया था कि पुलिस मुझे ही दोषी ठहराएगी। हॉल्म्स ने यंत्र को देखा, एक गोल धातु का डिस्क, बीच में घड़ी की सुइयों जैसी दो धातु की सुइयां जो चुंबकीय क्षेत्र में घूमती थी। हॉल्म्स ने कहा, वॉटसन, यह यंत्र मूल रूप से समय मापने का उपकरण नहीं था। यह फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइज है, जो ध्वनि या कंपन को एक निश्चित चुंबकीय तरंग पर स्थिर करता है। अगर इसे 47 सेकंड से ज्यादा चलाया जाए तो यह मानव मस्तिष्क के विद्युत संकेतों को बाधित कर सकता है, यानी दिल की धड़कन रोक सकता है। आर्थर ने धीरे से कहा, हां, मैंने चेतावनी लिखी थी, लेकिन पिता ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। हॉल्म्स ने पूछा, तो तुमने उसे मारने का इरादा नहीं किया? आर्थर बोला, कभी नहीं। मैं उसे गर्व दिलाना चाहता था। बस उसी समय बाहर से कदमों की आवाज आई। लेस्ट्रेड अपने लोगों के साथ अंदर आया। आर्थर ने डरकर यंत्र फेंक दिया, पर हॉल्म्स ने हाथ उठाकर कहा, रुको लेस्ट्रेड, वो हत्यारा नहीं, गवाह है। लेस्ट्रेड चिढ़कर बोला, हॉल्म्स, अगर वो निर्दोष है तो उसकी दुकान में ये खतरनाक यंत्र क्यों छिपा था? हॉल्म्स ने कहा, क्योंकि किसी ने उसे फंसाया है, और वो व्यक्ति है जिसने आर्थर के शोध को गलत दिशा में मोड़ा, कोई ऐसा जो हैरों के परिवार को जानता था। हॉल्म्स ने आर्थर से पूछा, क्या तुम्हारे पिता के कोई पुराने साथी थे, कोई सहयोगी? आर्थर बोला, हां, एक व्यक्ति था, विक्टर हेल डॉट। वो पिता के साथ काम करता था, लेकिन वो लालची था। उसने मेरे कई डिजाइन चुरा लिए थे। हॉल्म्स ने सिर हिलाया। विक्टर हेल, वही असली कुंजी है। उसने लेस्ट्रेड से कहा, विक्टर को ढूंढो, वो शायद वही व्यक्ति है जिसने यंत्र को जानबूझकर 47 सेकंड से ज्यादा चलाया। लेस्ट्रेड बोला, पर हमारे पास सबूत? हॉल्म्स बोला, घड़ियों का रुकना, यंत्र का सक्रिय रहना और एक व्यक्ति जो लाभ पा सकता था, यही सबूत है। आर्थर को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया, लेकिन हॉल्म्स जानता था कि वह दोषी नहीं। वो धीरे से बोला, वॉटसन, अपराध का सबसे बड़ा साथी है समय, और जब कोई उसे चुनौती देता है तो समय बदला जरूर लेता है। 47 सेकंड की ये खामोशी उस व्यक्ति की गवाही दे रही है जिसने इस यंत्र को दोबारा चलाया। मैंने पूछा, और वो कौन? हॉल्म्स बोला, वो व्यक्ति जिसने टाइम वोंट फॉरगिव लिखा था, क्योंकि वह जानता था कि समय वास्तव में किसी को माफ नहीं करता, खासकर उसे जिसने समय के साथ धोखा किया। सुबह के 8 बजे थे। 221 बी बेकर स्ट्रीट की खिड़की पर हल्की सी धूप पड़ रही थी। डॉक्टर वॉटसन अपने चाय के प्याले को धीरे धीरे हिला रहे थे। हॉल्म्स ने अपना वायलिन एक ओर रख दिया था और टेबल पर रखे कागजों को ध्यान से देख रहा था। उसके सामने वही पुराना घड़ी साज का नक्शा फैला हुआ था, हैरो सन्स की दुकान का फ्लोर प्लान। वॉटसन, हॉल्म्स ने कहा, क्या तुम्हें याद है, दुकान की पिछली दीवार पर एक छोटी खिड़की थी जो बाहर की गली की तरफ खुलती थी? हां, वॉटसन ने उत्तर दिया, वही जिससे पुलिस का मानना है कि कोई अंदर घुसा या बाहर निकला होगा। हॉल्म्स ने सिर हिलाया, मुझे नहीं लगता कोई घुसा या निकला था। खिड़की पर अंदर की ओर जाले थे और बाहर की तरफ हल्की बारिश की बूंदों की परत थी। अगर कोई गया होता तो वो सब मिट जाता। इसका मतलब यह है कि अपराधी अंदर ही था, और शायद वही रहा। वॉटसन की आंखों में कौतूहल चमका। तुम कहना चाहते हो कि जिसने हत्या की
वो अभी भी दुकान के भीतर था। हॉल्म्स ने शांत स्वर में कहा, हाँ, पर जरूरी नहीं कि वो इंसान हो। वॉटसन ने झुंझलाकर कहा, हॉल्म्स, अब तुम फिर वही रहस्यमय बात कह रहे हो। तुम तो हमेशा तर्क की बात करते हो। हॉल्म्स मुस्कराया, बिल्कुल तर्क ही बात कर रहा हूं, मेरे प्रिय वॉटसन। बस ये कि तर्क का स्रोत कभी कभी अदृश्य होता है। वो उठकर अपने कोट की जेब से कुछ छोटे धातु के टुकड़े निकाले, बहुत बारीक, चमकदार और किसी जटिल यंत्र के हिस्से जैसे। ये मैंने दुकान के फर्श से उठाए थे। देखो, ये सब घड़ी की सुइयों के हिस्से हैं, लेकिन किसी भी घड़ी से नहीं, बल्कि एक ही घड़ी से। और वो सुई टूटी नहीं, बल्कि किसी विशेष दबाव से मुड़ी है। वॉटसन ने ध्यान से देखा। किसी विशेष दबाव से मुड़ी, जैसे किसी यांत्रिक शक्ति ने उसे मोड़ा हो। ठीक वही, हॉल्म्स ने उत्तर दिया। और अब सोचो, सभी घड़ियां एक ही समय पर क्यों रुकी? 12:40 पर। यह वही क्षण है जब वो शक्ति सक्रिय हुई थी। सभी घड़ियां एक ही प्रणाली से जुड़ी थी। ये दुकान सिर्फ घड़ियां बेचने की जगह नहीं थी, बल्कि एक जटिल प्रयोगशाला थी। वॉटसन ने सांस खींची। प्रयोगशाला, लेकिन किसके लिए? हॉल्म्स ने नक्शे की ओर इशारा किया। सुनो, दुकान के नीचे एक छोटा बेसमेंट है। पुलिस ने उसे सील कर दिया था, लेकिन मैंने कल रात लेस्ट्रेड से अनुमति लेकर वहां झांका। वहां मैंने एक यांत्रिक बेलन देखा, जैसे कोई पुरानी स्टीम मशीन हो, लेकिन वो बिजली से नहीं, वायु दाब से चलती थी। और उस पर लिखा था, टाइम कैलिब्रेशन इंजन। वॉटसन ने कहा, मतलब घड़ी साज किसी वैज्ञानिक प्रयोग में शामिल था? हॉल्म्स बोला, या किसी और के लिए काम कर रहा था। मुझे अब समझ आ रहा है कि उसकी मौत आकस्मिक नहीं थी। कोई नहीं चाहता था कि वो अपनी खोज पूरी करे। उसी वक्त कमरे में एक दस्तक हुई। मिसेज हडसन ने सिर झांका। मिस्टर हॉल्म्स, नीचे एक आदमी आया है। कहता है उसका नाम पीटर हॉल है और वो हैरो सन्स में काम करता था। हॉल्म्स ने तुरंत कहा, उसे ऊपर भेजिए। कुछ ही पल में एक दुबला पतला आदमी अंदर आया। उसके हाथों पर चिकनाई के निशान थे और कपड़े पुराने धातु की गंध से भरे थे। उसकी आंखों में भय था। आप हॉल्म्स हैं? उसने कांपती आवाज में पूछा। मैं वहां के कामगारों में था। मालिक, मिस्टर हैरो, मुझे बहुत मानते थे। हॉल्म्स ने उसे कुर्सी दी। बैठ जाइए, मिस्टर हॉल। बताइए, आखिरी बार आपने अपने मालिक को कब देखा था? हत्या से एक दिन पहले, वो बोला। वो बहुत बेचैन थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर कुछ हो जाए तो एक पैकेट को डॉक्टर नाथनियल क्रोव के पास पहुंचा देना। डॉक्टर क्रोव कौन है? हॉल्म्स ने पूछा। वे एक भौतिक विज्ञानी हैं, मिस्टर हॉल्म्स। पहले सेना में थे, बाद में उन्होंने रॉयल सोसाइटी ऑफ मैकेनिक्स में काम किया, लेकिन उन्होंने अचानक सब छोड़ दिया। हॉल्म्स ने नोटबुक खोली। और वो पैकेट? मैंने पुलिस के डर से उसे छिपा दिया था। पीटर हॉल ने फुसफुसाया। मुझे लगा अगर उन्होंने देखा तो मुझे भी फंसा देंगे। पर अब मैं सच बताना चाहता हूं। उसने अपनी कोट की जेब से एक छोटा लकड़ी का डिब्बा निकाला। हॉल्म्स ने उसे सावधानी से खोला। अंदर एक बहुत बारीक, चांदी जैसी धातु की सुई थी और साथ में एक मुड़ा हुआ नोट। हॉल्म्स ने नोट खोला। उसमें लिखा था, यदि समय थम जाए तो मृत्यु ही उसकी गूंज होगी। वॉटसन ने धीमे स्वर में कहा, क्या यह कोई कविता है? हॉल्म्स ने कहा, नहीं, ये एक संकेत है। यह बताता है कि हैरो जिस प्रयोग पर काम कर रहा था, वो समय मापने का नहीं, समय को रोकने का था। वॉटसन हैरान था। लेकिन यह तो असंभव है, हॉल्म्स। हॉल्म्स ने कहा, असंभव नहीं, बल्कि बेहद खतरनाक। डॉक्टर क्रोव वही व्यक्ति है जिसने ये तकनीक उसे दी होगी। अब वो व्यक्ति कहाँ है, ये जानना जरूरी है। वॉटसन ने पूछा, क्या हमें उसे ढूंढने जाना चाहिए? हॉल्म्स ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, वॉटसन। अगर मेरी गणना सही है, तो वो स्वयं हमें ढूंढने आने वाला है। वॉटसन ने चौंक कर कहा, क्या मतलब? हॉल्म्स ने अपनी घड़ी की ओर देखा। क्योंकि अब समय है, ठीक दोपहर 12 बजने वाला है
और वो व्यक्ति हर दिन 12 बजे उसी सड़क से गुजरता है जहां हैरों की दुकान है। तुम्हें ये कैसे पता? हॉल्म्स ने हल्की मुस्कान दी। वॉटसन, तुमने कहा था कि रहस्य तर्क से हल होता है, तो ये तर्क ही है। डॉक्टर क्रोव ने अपनी प्रयोगशाला उसी सड़क पर बनाई थी जहां हैरों की दुकान थी। जब कोई व्यक्ति किसी आविष्कार से जुड़ा होता है तो उसकी चाल, उसकी आदतें और उसका समय सब एक निश्चित पैटर्न में चलते हैं। और अगर हैरो ने अपने जीवन के आखिरी दिन उसी पैटर्न को तोड़ा तो उसका कारण क्रोव ही हो सकता है। वॉटसन धीरे से बोला, तो हम जा रहे हैं? हां, हॉल्म्स ने कहा, आज हम समय के रहस्य से मिलने जा रहे हैं, डॉक्टर क्रोव से। बेकर स्ट्रीट से निकलते हुए हॉल्म्स ने अपने दस्ताने पहने और कहा, वॉटसन, याद रखना, यह मामला घड़ी की सुई से कहीं ज्यादा नुकीला है। वॉटसन ने हंसते हुए कहा, और मैं सोच रहा था कि घड़ी साज के बाद अब कोई दिलचस्प मोड़ नहीं बचेगा। हॉल्म्स ने सड़क की तरफ देखते हुए कहा, मोड़ तो अब शुरू हो रहा है मेरे मित्र। अब समय खुद गवाह बनने वाला है। और दोनों कैरेज में सवार होकर क्लर्कनवेल की ओर निकल पड़े, जहां घड़ी साज का रहस्य अब एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाला था। हॉल्म्स और डॉक्टर वॉटसन का बग्घी क्लर्कनवेल की संकरी सड़कों से होकर गुजर रही थी। हवा में घड़ी की धातु जैसी गंध थी, जैसे हर दीवार पर बीते हुए समय की परत जमी हो। हॉल्म्स खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी आंखें उस आदमी जैसी थी जो किसी अनदेखे पैटर्न को समझने की कोशिश में है। वॉटसन, उसने धीरे से कहा, कभी कभी लोग कहते हैं कि समय सब ठीक कर देता है, लेकिन मैं मानता हूं समय कभी कुछ ठीक नहीं करता, वो बस सबूतों को मिटा देता है। वॉटसन ने मुस्कुराकर कहा, और हम यहां सबूत ढूंढने ही तो जा रहे हैं, है ना? हॉल्म्स ने सिर हिलाया। हां, लेकिन इस बार सबूत खुद समय के भीतर छिपा है। थोड़ी देर बाद वे एक पुराने घर के सामने रुके। बाहर बोर्ड पर लिखा था, डॉक्टर नाथनिएल क्रोव, मैकेनिशियन एंड फिजिसिस्ट डॉट। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। हॉल्म्स ने धीरे से धक्का दिया। अंदर का कमरा अंधेरा और धूल से भरा था। हर जगह पुराने यंत्र पड़े थे, टूटी घड़ियां, पीतल के बेलन, पेंच और छोटे छोटे चक्के। कमरे के बीच में एक बड़ा टेबल था जिस पर एक अजीब सा यंत्र रखा था। वॉटसन ने फुसफुसाया, यह तो किसी वैज्ञानिक प्रयोग जैसा लगता है। हॉल्म्स ने सावधानी से टेबल की ओर कदम बढ़ाया जिस पर सेकंड की सुई अटकी हुई थी। 12 मिनट पर। उसी वक्त कमरे के कोने से एक धीमी आवाज आई, कृपया उसे मत छूना मिस्टर हॉल्म्स। दोनों ने देखा, एक लंबा दुबला पतला आदमी धीरे धीरे पर्दे के पीछे से बाहर आया। उसकी आंखों में नींद और डर दोनों थे। डॉक्टर क्रोव, मैं समझता हूं, हॉल्म्स ने शांत स्वर में कहा, आपका अनुमान सही है, वो बोला, और मुझे पता था कि आप यहां आएंगे। आप जैसे व्यक्ति समय के पीछे की चाल को समझे बिना चैन से नहीं बैठ सकते। हॉल्म्स ने कहा, मैं हर उस चीज के पीछे जाता हूं जो असंभव लगती है, और आप, डॉक्टर क्रोव, कुछ ऐसा कर रहे हैं जो तर्क की सीमा से परे है। क्रोव ने ठंडी हंसी हंसी, तर्क की सीमा से परे नहीं मिस्टर हॉल्म्स, बस तर्क के आगे। हैरो ने जो मशीन बनाई थी वो समय को रोक नहीं सकती थी, पर उसे माप सकती थी, उस क्षण को जब एक इंसान की धड़कन रुकती है। वॉटसन ने विस्मय से कहा, मतलब वो मृत्यु का समय नाप सकता था? सिर्फ नाप नहीं, क्रोव बोला, बल्कि अनुमान लगा सकता था। उस मशीन में एक गणितीय मॉडल था जो किसी व्यक्ति की शारीरिक लय, उसकी सांसों और धड़कनों को समय के समीकरण में बदल देता था। जब भी किसी व्यक्ति का जीवन एक निर्णायक बिंदु पर पहुंचता, मशीन रुक जाती। 12:06 पर वो बिंदु आया, हैरो का बिंदु। हॉल्म्स ने उसकी ओर देखा, तो इसका अर्थ ये कि हैरो की मौत एक गणितीय परिणाम थी, कोई संयोग नहीं। बिल्कुल, क्रोव ने उत्तर दिया, लेकिन वह इसे सार्वजनिक करना चाहता था, और जिन लोगों ने उसके प्रयोग में धन लगाया था वे ये नहीं चाहते थे। उनके लिए ये मशीन जीवन और मृत्यु पर नियंत्रण का उपकरण थी, एक शस्त्र।
हॉर्न्स के चेहरे पर कठोरता आ गई। कौन लोग? क्रोव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, रॉयल सोसाइटी के भीतर एक गुप्त समिति थी, क्रोनो सर्कल। वे वैज्ञानिकों का एक समूह है जो मानते हैं कि समय को बदला जा सकता है। हैरो उनके लिए काम करता था, पर वो डर गया। उसने सच्चाई उजागर करने की कोशिश की और उसकी जान चली गई। वॉटसन ने धीरे से पूछा, तो क्या आपने उसकी हत्या की? क्रोव ने सिर झुका लिया। नहीं, मैं वहां पहुंचा जब वो मर चुका था। लेकिन मैं जानता हूं किसने किया। आर्थर बेलमी। वो समिति का सदस्य था और वही मशीन को चुराना चाहता था। हॉर्न्स ने तुरंत पूछा, क्या वो अब भी लंदन में है? हां, क्रोव बोला। वो ईस्ट एंड के पास पेंडुलम वर्कशॉप चलाता है। घड़ियों का नाम लेकर प्रयोगशाला छिपाता है और वो मशीन के हिस्से इकट्ठे कर रहा है ताकि वो हैरो का कार्य पूरा कर सके। हॉर्न्स ने क्रोव की ओर झुककर कहा, डॉक्टर क्रोव, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? हमें उस व्यक्ति को पकड़ना होगा, वरना समय की ये धारा और खतरनाक दिशा में जा सकती है। क्रोव ने सिर हिलाया। मैं चलूंगा, लेकिन सावधान रहिए। बेलमी पागल है, पर बुद्धिमान भी। हॉर्न्स ने अपनी टोपी उठाई और बाहर निकलते हुए कहा, पागलपन और बुद्धिमत्ता के बीच की दूरी हमेशा एक सुई जितनी होती है, डॉक्टर क्रोव, और ये सुई अभी टूटी नहीं है। वॉटसन ने पीछे से देखा। क्रोव की आंखों में कोई भारी रहस्य था, जैसे वो सब कुछ जानते हुए भी कुछ छिपा रहा हो। हॉर्न्स कैरेज में बैठते हुए बोला, वॉटसन, अब यह मामला किसी साधारण हत्या का नहीं रहा। ये उस बिंदु पर पहुंच गया है जहां समय ही अपराधी बन सकता है। वॉटसन ने धीमे स्वर में कहा, और अगर वो सही हुआ तो ये अब तक का सबसे कठिन केस होगा। हॉर्न्स ने बाहर की सड़क की ओर देखा। हां, वॉटसन, और शायद सबसे खतरनाक भी। सांझ के 5 बज चुके थे। लंदन की गलियों पर धुंध धीरे धीरे उतर रही थी। सड़कों पर गैस लैंप जल उठे थे और उनके नीचे पीली रोशनी में धूल के कण ऐसे तैर रहे थे जैसे समय खुद बिखर गया हो। हॉल्म्स, डॉक्टर वॉटसन और डॉक्टर क्रोव एक बग्घी में ईस्ट एंड की ओर बढ़ रहे थे। हॉल्म्स की आंखें रास्ते पर नहीं, बल्कि उसकी नोटबुक पर थी। उसने पेंसिल से कुछ समीकरणों के निशान बनाए थे। 12:10, 3 सेकंड डेविएशन, प्रेशर पॉइंट 0 ड्रिफ्ट। वॉटसन ने देखा और पूछा, तुम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हो? हॉल्म्स बोला, यह समझने की कि मशीन कैसे काम करती थी। अगर बेलमी वही यंत्र बना रहा है तो वो सिर्फ समय को माप नहीं रहा, वो उसे सिंक्रोनाइज कर रहा है। और अगर यह सिद्धांत सही हुआ तो वो किसी भी व्यक्ति की जैविक घड़ी को रीसेट कर सकता है। वॉटसन ने विस्मय से कहा, मतलब किसी की धड़कन, किसी की सांसों का तालमेल बदल सकता है? ठीक यही, हॉल्म्स ने कहा, और यही हत्या का तरीका भी था। हैरो की मृत्यु किसी जहर या हथियार से नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक लय को तोड़कर हुई थी। समय का अपराध, डॉक्टर क्रोव ने धीरे से कहा। बेलमी ने कभी नहीं समझा कि यह तकनीक कितनी नाजुक है। अगर उसका प्रयोग असफल हुआ तो वो खुद भी मारा जा सकता है। बघी एक तंग गली में रुकी। सामने एक पुरानी इमारत थी। लकड़ी के बोर्ड पर लिखा था, पेंडुलम वर्कशॉप, रिपेयर प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट्स। दरवाजे पर ताला नहीं था, पर भीतर से हल्की मशीनों की आवाज आ रही थी। हॉल्म्स ने इशारे से वॉटसन और क्रोव को पीछे रहने को कहा और धीरे से अंदर कदम रखा। भीतर दीवारों पर घड़ियां लटकी थी, हर आकार की, हर रंग की। पर सबसे अजीब बात यह थी कि सभी घड़ियां एक ही समय दिखा रही थी, 12:47। हॉल्म्स ने धीरे से फुसफुसाया, यही है वो संकेत। बेलमी ने मशीन सक्रिय कर दी है। वॉटसन ने देखा, कमरे के बीच में एक बड़ा यंत्र था, जैसे किसी पुरानी भाप मशीन को नए ढंग से जोड़ा गया हो। उसके बीच में एक पारदर्शी बेलन घूम रहा था और उसके भीतर कोई तरल चमक रहा था। उसके सामने खड़ा व्यक्ति लंबा, दुबला और पागलपन से भरा हुआ था, आर्थर बेलमी। बेलमी, क्रोव ने पुकारा, ये क्या कर रहे हो? बेलमी ने पलटकर देखा। उसकी आंखों में रक्त की लकीरें थी। क्रोव, तुम वही हो
जिसने हमें धोखा दिया था, हैरों को डराया ताकि वो सारा डेटा छिपा दे। लेकिन अब मैंने सब पूरा कर लिया है, मैं समय को रोक सकता हूं। हॉल्म्स आगे बढ़ा। बेलमी, तुम जो सोच रहे हो वो असंभव है। समय एक निरंतरता है, कोई वस्तु नहीं जिसे रोका जा सके। बेलमी हंस पड़ा। तुम तर्क की बातें करते हो हॉल्म्स, पर विज्ञान अब तर्क से आगे बढ़ चुका है। देखो ये यंत्र, क्रोनल रेगुलेटर, ये किसी व्यक्ति के चारों ओर का समय स्थिर कर देता है। हैरों की घड़ी इसलिए रुकी थी क्योंकि उसका समय रुक गया था, हॉल्म्स ने शांत स्वर में कहा। और जब समय रुका तो उसके शरीर की लय टूट गई और वह मर गया। हां, बेलमी ने चीख कर कहा, और अब मैं ये सिद्ध करूंगा कि मैं स्वयं समय से ऊपर हूं। उसने लीवर खींचा। मशीन से एक तीखी ध्वनि उठी, जैसे हवा खुद कांप रही हो। कमरे में सभी घड़ियां एक साथ टिक टिक करने लगी, फिर अचानक रुक गई। वॉटसन ने अपने कान ढक लिए। हॉल्म्स, ये क्या हो रहा है? हॉल्म्स ने चिल्लाकर कहा, वॉटसन, मशीन की सुइयों को पकड़ो। क्रोव, उस बेलन की वॉल्व खोलो। इसे बंद करने का एक ही तरीका है, इसे तेज चलने दो। क्रोव ने जल्दी से बेलन की ओर दौड़ लगाई। उसने वॉल्व घुमाया। मशीन का घूमना और तेज हुआ। हवा में झंझनाहट फैल गई। बेलमी पीछे हटने लगा। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। नहीं, वो चीखा, अगर ये संतुलन टूट गया तो। एक तेज धमाका हुआ। मशीन से नीली रोशनी का फव्वारा उठा और पूरा कमरा कंपन करने लगा। दीवारों पर लगी घड़ियां टूटकर गिर पड़ी। बेलमी जमीन पर गिरा और कुछ ही सेकंड में सब शांत हो गया। हॉर्न्स धीरे से उठा। उसने अपनी जेब से पॉकेट वॉच निकाली। उसकी सुई अब भी चल रही थी। 12:48। उसने फुसफुसाया। समय फिर चल पड़ा। वॉटसन ने देखा, बेलमी बेहोश पड़ा था, पर जिंदा था। मशीन का ढांचा जल चुका था। क्रोव थका हुआ दीवार से टिक गया। हॉल्म्स ने धीमे स्वर में कहा, वॉटसन, याद रखो, जो व्यक्ति समय को काबू में करने की कोशिश करता है, वो अंत में उसी के नीचे दब जाता है। वॉटसन ने पूछा, क्या वो अब सुरक्षित रहेगा? हां, हॉल्म्स ने कहा, क्योंकि अब उसकी मशीन नहीं रही। पर यह कहानी यही समाप्त नहीं होती। क्यों? हॉल्म्स ने टूटे हुए यंत्र के एक कोने की ओर इशारा किया। वहां एक छोटी चांदी की प्लेट जली हुई हालत में पड़ी थी। उस पर हल्के अक्षरों में लिखा था, प्रॉपर्टी ऑफ क्रोनो सर्कल मार्क II। हॉल्म्स ने गंभीरता से कहा, देखा तुमने वॉटसन, ये वही समिति है जिसके बारे में क्रोव ने बताया था। इसका मतलब है कि बेलमी अकेला नहीं था, कोई और है जो इस तकनीक को फिर से बनाना चाहता है। वॉटसन ने चिंतित होकर कहा, तो अब क्या? हॉल्म्स ने अपनी टोपी पहनी और कहा, अब हमें अतीत की नहीं, भविष्य की ओर देखना होगा, क्योंकि समय का अपराध अभी खत्म नहीं हुआ, वो बस एक मिनट आगे बढ़ गया है। लंदन की रात अब पूरी तरह उतर चुकी थी। धुंध में डूबे शहर के ऊपर एक सन्नाटा पसरा था, ऐसा सन्नाटा जिसमें सिर्फ घड़ियों की हल्की टिक टिक सुनाई देती थी। पर 221 बी बेकर स्ट्रीट में वो टिक टिक भी किसी भयावह संकेत की तरह महसूस हो रही थी। डॉक्टर वॉटसन चुपचाप फायरप्लेस के पास बैठे थे, जबकि हॉर्न्स अपनी मेज पर रखे धातु के टुकड़े को लेंस से देख रहा था। वही प्लेट जिस पर लिखा था, प्रॉपर्टी ऑफ क्रोनो सर्कल मार्क II। वॉटसन ने धीरे से पूछा, हॉल्म्स, ये क्रोनो सर्कल आखिर है क्या? हॉल्म्स ने बिना सिर उठाए कहा, एक गुप्त संगठन वॉटसन, विज्ञान और समय के बीच का पुल। इसका नाम मैंने पहले भी सुना था, 1890 में, जब एक प्रोफेसर विल्हेल्म क्रमर रहस्यमय ढंग से लापता हुआ था। वह दावा करता था कि समय को कॉम्प्रेस किया जा सकता है। उसकी प्रयोगशाला में सिर्फ यही शब्द मिले थे, क्रोनो सर्कल डॉट। वॉटसन ने कहा, तो क्या बेलमी उन्हीं के लिए काम कर रहा था? संभावना यही है, हॉल्म्स ने कहा। बेलमी के पास खुद इतनी क्षमता नहीं थी कि वो रेगुलेटर बना सके। उसने किसी की सहायता ली थी, और वो कोई साधारण वैज्ञानिक नहीं था। हॉल्म्स ने दीवार पर नक्शा टांगा।
उस पर लंदन के कई हिस्सों को लाल बिंदुओं से चिन्हित किया गया था। स्टेपनी, व्हाइटचैपल, केंसिंगटन और वेस्टमिंस्टर, ये वे जगहें हैं जहां पिछले 6 महीनों में घड़ी साजों या इंजीनियरों की रहस्यमय मौतें हुई। हर जगह एक ही निशान मिला, वही प्रतीक जो हमने बेलमी की प्लेट पर देखा। वॉटसन ने चौंक कर कहा, मतलब वे सब किसी श्रृंखला का हिस्सा थे? हाँ, हॉल्म्स बोला, क्रोनो सर्कल अपने हर सदस्य की मौत को भी एक गणना की तरह मानता है, एक परिपूर्ण गणितीय चक्र। और अब बेलमी की विफलता के बाद वे अपने अगले प्रोटोटाइप पर काम शुरू करेंगे। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। मिसेस हडसन ने अंदर आकर कहा, मिस्टर हॉल्म्स, कोई अजनबी आपसे मिलना चाहता है। नाम बताया है, एलारा डीवराइस। हॉल्म्स ने वॉटसन की ओर देखा। एलारा डीवराइस, ये नाम मैंने सुना है। कॉन्टिनेंटल यूरोप की प्रसिद्ध हॉरोलॉजिस्ट, घड़ी विशेषज्ञ। उसे क्रोनोस सर्कल से जोड़ा गया था। दरवाजा खुला। अंदर एक युवती आई, लंबा कोट, कंधों तक सुनहरे बाल और हाथ में एक छोटा काला केस। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और दर्द दोनों थे। मिस्टर हॉल्म्स, उसने शांत स्वर में कहा, मैं यहां चेतावनी देने आई हूं। बेलमी तो बस एक मोहरा था। असली नेता अब भी जीवित है और उसने रेगुलेटर का दूसरा संस्करण तैयार कर लिया है। हॉल्म्स ने पूछा, कौन? एलारा ने धीरे से कहा, प्रोफेसर इरास्मस वेल। हॉल्म्स की आंखें सिकुड़ गई। इरास्मस वेल, वही गणितज्ञ जिसने कहा था कि समय एक ज्यामितीय रेखा नहीं बल्कि एक बंद वृत्त है। एलारा ने सिर हिलाया। हां, और उसने वो वृत्त पूरा कर लिया है। वो मानता है कि मनुष्य की चेतना को समय के भीतर फंसाया जा सकता है। बेलमी की मशीन उसकी पहली परीक्षा थी। अगली बार वो पूरे शहर पर प्रयोग करेगा। वॉटसन ने अविश्वास से कहा, पूरा शहर? ये असंभव है। हॉल्म्स ने कहा, असंभव नहीं डॉक्टर, बस भयानक रूप से तर्कसंगत। अगर उसने ऐसी यंत्रणा बनाई जो सबकी जैविक लय को एक साथ समायोजित कर दे, तो एक क्षण के लिए पूरा लंदन स्थिर हो जाएगा। लोग जीवित रहेंगे, पर रुके हुए समय में। एलारा ने अपना केस खोला। उसमें एक छोटा घड़ी जैसा उपकरण था, लेकिन उसके भीतर सुइयों की जगह प्रकाश घूम रहा था। ये उसका प्रोटोटाइप है, उसने कहा। मैंने इसे उससे चुराया है, लेकिन अगर वेल को पता चल गया कि ये मेरे पास है, तो अचानक बाहर से कांच टूटने की आवाज आई। एक गोली खिड़की के शीशे को चीरती हुई आई और दीवार में धंस गई। एलारा ने झुककर सिर बचाया। हॉल्म्स तुरंत उठा। वॉटसन, लाइट बंद करो। एलारा, नीचे रहो। कुछ क्षण तक सिर्फ सन्नाटा रहा। फिर हॉल्म्स धीरे से खिड़की की ओर बढ़ा और बाहर झांका। धुंध के बीच एक छाया भागती दिखी। काली कोट, ऊंची टोपी और हाथ में चमकती हुई लाठी। हॉल्म्स ने अपनी रिवॉल्वर उठाई, पर तुरंत ही नीचे रख दी। नहीं, उसे गोली से नहीं रोका जा सकता। वो वेल का आदमी है, द कीपर ऑफ टाइम डॉट। वॉटसन ने पूछा, द कीपर ऑफ टाइम? हॉल्म्स ने कहा, वेल का दाहिना हाथ। घड़ी साज नहीं, बल्कि हत्यारा, जो हर प्रयोग से पहले असंतुलित तत्वों को मिटा देता है। एलारा, हमें तुरंत ये जानना होगा कि वेल कहाँ है। एलारा ने कांपते हुए कहा, वो थेम्स के किनारे एक पुरानी ऑब्जर्वेटरी में छिपा है, ग्रीनविच मरीडियन के पास। हॉल्म्स ने गंभीर स्वर में कहा, वॉटसन, तैयार हो जाइए। अब हमें समय के केंद्र में जाना होगा। वॉटसन ने धीरे से सिर हिलाया। और अगर हम देर कर गए? हॉल्म्स ने अपनी पॉकेट वॉच उठाई। उसकी सुई अब ठीक 12 बजने से 2 मिनट पहले थी। तो उसने कहा, शायद लंदन का समय हमेशा के लिए 12 पर रुक जाएगा। रात के ठीक 12 बजने में 5 मिनट बाकी थे जब मिस्टर हॉल्म्स, डॉक्टर वॉटसन और एलारा डीवराइस टैम्स नदी के किनारे पहुंचे। दूर से ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी की पुरानी इमारत एक अंधेरी पहाड़ी पर खड़ी थी। घड़ी के टॉवर की सुइयां अजीब तरह से चमक रही थी, जैसे किसी ने उन पर बिजली का जादू बांध दिया हो। वॉटसन ने अपने कोट का कॉलर कसते हुए कहा, हॉल्म्स, ये जगह,
मानो समय यही जम गया हो। हॉल्म्स ने अपनी जेब से एक छोटा कंपास निकाला। देखिए, वॉटसन, सुई उत्तर नहीं दिखा रही। वेल ने चुंबकीय क्षेत्र को ही मोड़ दिया है। ये उसका प्रयोगशाला नहीं, उसका जाल है। एलारा ने डरते हुए कहा, वेल को पता चल गया होगा कि मैं यहां हूं। उसके लोग हर कोने पर होंगे। हॉल्म्स ने जवाब दिया, इसलिए हमें जल्दी करनी होगी। 12 बजने से पहले अगर हमने उसका मुख्य यंत्र निष्क्रिय नहीं किया तो पूरा शहर रुक जाएगा। सोचिए, हजारों लोग अपनी अपनी मुद्रा में जमे हुए, सुइयों की तरह स्थिर। वे तीनों सीढ़ियां चढ़ते हुए अंदर पहुंचे। अंदर की दीवारों पर पुरानी घड़ियां टंगी थी, कुछ टूटी हुई, कुछ चलती हुई, और कुछ जिनकी सुइयां बिल्कुल एक ही स्थान पर अटकी थी। 12:00 वॉटसन ने कहा, ये सब घड़ियां एक ही समय पर क्यों रुकी? हॉल्म्स ने कहा, क्योंकि वेल के प्रयोग के लिए इन्हें सिंक्रोनाइजेशन बीकॉन्स की तरह इस्तेमाल किया गया है। हर घड़ी एक माइक्रो रेजोनेटर है जो एक विशिष्ट तरंग उत्पन्न करती है। एलारा ने एक दीवार पर उकेरे गए अजीब निशानों की ओर इशारा किया। वो वही प्रतीक था जो बेलमी की प्लेट पर भी मिला था। क्रोनो सर्कल, यहां वो टाइम कोर रखता है, एलारा ने कहा। एक विशाल यंत्र जो शहर के चुंबकीय ध्रुवों को जोड़ता है। 12 बजे जब यह सक्रिय होगा तो वो फ्रोजन फ्रीक्वेंसी पूरे लंदन में फैल जाएगी। वॉटसन ने धीरे से पूछा, क्या हमें इसे नष्ट करना होगा? हॉल्म्स ने कहा, नहीं डॉक्टर, हमें इसे रोकना होगा। अगर नष्ट किया तो उसकी ऊर्जा मुक्त हो जाएगी और पूरा क्षेत्र विस्फोट कर जाएगा। हमें इसे वेल की ही गणना से निष्क्रिय करना होगा। वे भीतर बढ़े। एक गोलाकार कक्ष के बीचों बीच एक विशाल मशीन खड़ी थी। तारों, धातु की प्लेटों और घूमती सुइयों का संगम। मशीन के चारों ओर हवा कंपन कर रही थी और उसके ठीक सामने एक व्यक्ति खड़ा था, लंबा, पतला, सफेद दाढ़ी वाला और आंखों में एक अजीब शांति। प्रोफेसर इरास्मस वेल, हॉल्म्स ने कहा, आखिरकार हमारी मुलाकात हो ही गई। वेल ने मुस्कुराकर कहा, मिस्टर हॉल्म्स, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तुम तर्क के आदमी हो और मैं समय का। आज देखो कौन किस पर हावी होता है। हॉल्म्स ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा प्रयोग विनाश है, विज्ञान नहीं। वेल ने कहा, विनाश नहीं, मैं मनुष्य को मृत्यु से मुक्त कर रहा हूं। अगर समय रुक जाए तो मृत्यु असंभव हो जाएगी। लोग हमेशा जीवित रहेंगे, उसी क्षण में, बिना पीड़ा के। हॉल्म्स ने तीखे स्वर में कहा, जीवित या बस कैद? वेल ने अपने हाथ में पकड़ी पॉकेट वॉच दिखाई। देखो हॉल्म्स, यही की रेजोनेटर है। जब ये 12 बजाएगी तो समय थम जाएगा और तुम भी उसी क्षण में जम जाओगे। हॉल्म्स ने एलारा की ओर देखा और फुसफुसाया, वॉटसन, जैसे ही मैं उसका ध्यान बांटूं, तुम नियंत्रण पैनल पर जाओ। वहां नीली तारे देखोगे, उन्हें क्रॉस कर दो। इससे तरंग का फेज शिफ्ट बिगड़ जाएगा। वॉटसन ने सिर हिलाया। समझ गया। वेल ने मशीन की लीवर खींची। घड़ियां एक साथ बज उठीं, टिक टिक टिक, और हवा में एक अजीब सी कंपन फैल गई। दीवारों की परछाइयां हिलने लगी। एलारा ने कहा, यह शुरू हो गया। हॉल्म्स आगे बढ़ा, वेल, तुम सोचते हो कि तुम समय के स्वामी बन सकते हो? नहीं, तुम बस एक और मूर्ख हो जो अपनी ही गणना में फंस जाएगा। वेल हंस पड़ा, हॉल्म्स, तुम भी देखोगे। जब समय रुकेगा तुम्हारी बुद्धि भी रुक जाएगी। वॉटसन चुपचाप पीछे की ओर गया और तारों तक पहुंचा। उसने कांपते हुए नीले तारों को पकड़ा, पर तभी बिजली का झटका लगा। आह! वो चिल्लाया, पर उसने हार नहीं मानी। उसने दोनों तारे क्रॉस कर दी। अचानक मशीन की रोशनी झिलमिलाई। वेल ने चौंक कर कहा, क्या किया तुमने? हॉल्म्स ने चिल्लाया, एलारा। अभी एलारा ने अपने केस से वही छोटा प्रोटोटाइप निकाला और मुख्य यंत्र के सामने रख दिया। उसने कहा, यह उसकी ऊर्जा को उलट देगा। एक तेज प्रकाश फैला, पूरा कमरा सफेद हो गया। आवाजें, कदमों की आहट
और घड़ियों की टिक टिक सब एक साथ गायब। फिर धीरे धीरे आवाज लौटी। वॉटसन ने आंखें खोली। मशीन अब शांत थी। वेल जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली थी, पर उनमें कोई चेतना नहीं थी। एलारा एक कोने में बैठी कांप रही थी। हॉर्न्स ने अपनी घड़ी देखी। सुई अभी वही थी, बार 00 वॉटसन ने पूछा, क्या क्या समय रुक गया? हॉर्न्स ने धीरे से मुस्कुराया। नहीं डॉक्टर, समय नहीं रुका, हमने उसे रोकने वालों को रोक दिया। एलारा ने कहा, वेल वो? हॉर्न्स बोला, वो अपने ही प्रयोग में फंस गया है। उसका शरीर चल रहा है, पर उसका मस्तिष्क उस फ्रोजन फ्रीक्वेंसी में बंद हो गया है। अब वो एक अनंत क्षण में जी रहा है, वही जिसे वो अमरता समझता था। वॉटसन ने कहा, और ये मशीन? हॉर्न्स ने कहा, अब ये एक शून्य यंत्र है। इसका उपयोग कोई नहीं कर सकेगा, लेकिन इसकी गणना मैं रखूंगा, ताकि कोई और इसे दोबारा न बनाए। एलारा ने आंसू पोंछे। मिस्टर हॉल्म्स, आपने सिर्फ लंदन ही नहीं, बल्कि समय को भी आजाद किया है। हॉल्म्स ने बस इतना कहा, कभी कभी एलारा, समय को आजाद करने के लिए उसे बांधना पड़ता है। उन्होंने अपनी जेब से पॉकेट वॉच निकाली। अब वो फिर चल रही थी। सुइयां आगे बढ़ी। 12:01। डॉक्टर वॉटसन ने धीरे से कहा, और लंदन ने फिर से सांस ली। अगली सुबह लंदन की सड़कों पर फिर से जीवन लौट आया था। अखबार बेचने वाले बच्चे आवाज लगा रहे थे। घोड़ा गाड़ियों की खटखटाहट सुनाई दे रही थी, और दूर कहीं घंटाघर की सुई फिर सही समय पर घूम रही थी। पर 221 बी बेकर स्ट्रीट के ड्राइंग रूम में माहौल अब भी भारी था। डॉक्टर वॉटसन ने अपनी डायरी में लिखा, ग्रीनविच की रात ने हमें फिर दिखाया कि तर्क और समय दोनों से खेलना कितना खतरनाक हो सकता है। मैंने कई बार हॉल्म्स को मौत के करीब देखा है, पर इस बार मैंने उसे समय के खिलाफ खड़ा देखा। वो ऊपर देखे तो हॉल्म्स अपनी कुर्सी पर बैठा पाइप सुलगा रहा था। उसके सामने वेल का छोड़ा हुआ यंत्र रखा था, अब निष्क्रिय, पर फिर भी डरावना। वॉटसन ने कहा, हॉल्म्स, क्या आपको नहीं लगता कि यह उपकरण नष्ट कर देना चाहिए? हॉल्म्स ने पाइप से धुआं छोड़ा। कभी कभी वॉटसन, किसी चीज को मिटाने से बेहतर होता है उसे समझना। नष्ट करने से जिज्ञासा नहीं मरती, बस छिप जाती है, और फिर किसी और के हाथों लौट आती है। वॉटसन ने कहा, फिर आप इसके साथ क्या करेंगे? मैं इसे विश्लेषित करूंगा। हॉल्म्स ने कहा, देखूंगा कि वेल ने किस सिद्धांत का उपयोग किया था। उसके नोट्स बताते हैं कि वो समय को किसी स्थिर तरंग के रूप में देखता था। गणित गलत नहीं था, पर उसकी नीयत गलत थी। यही अंतर विज्ञान और अपराध में होता है। वॉटसन ने चुपचाप सिर हिलाया। और एलारा? हॉल्म्स ने खिड़की की ओर देखा। वो अब लंदन छोड़ चुकी है। उसका कहना था कि वो फिर कभी घड़ी नहीं बनाएगी। शायद यही उसके लिए सबसे बड़ी मुक्ति थी। वॉटसन ने मुस्कुराया, और आप, हॉल्म्स, क्या अभी हर टिक टिक में कुछ ढूंढ रहे हैं? हॉल्म्स ने ठंडी आवाज में कहा, हां डॉक्टर, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि समय जब हमें आगे ले जाता है तो क्या वो कुछ पीछे भी छोड़ता है? वॉटसन ने धीरे से कहा, यादें। हॉल्म्स ने कहा, नहीं डॉक्टर, प्रतिध्वनियां। वेल की मशीन ने जो किया वो खतरनाक था, पर उसने ये दिखाया कि हर क्षण अपने भीतर एक ध्वनि छोड़ता है, और शायद उसी में भविष्य की गणना छिपी है। वे दोनों कुछ देर खामोश रहे। घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। फिर हॉल्म्स अचानक उठा और बोला, वॉटसन, अपना कोट लीजिए, हमें बाहर जाना होगा। वॉटसन ने आश्चर्य से पूछा, फिर से कोई केस? नहीं, हॉल्म्स ने कहा। एक उत्तर। वे दोनों ग्रीनविच वापस पहुंचे। वहां पुराने ऑब्जर्वेटरी के खंडहर में वेल के उपकरणों के बीच हॉल्म्स झुका हुआ कुछ खोज रहा था। वॉटसन ने पूछा, आप यहां क्या देख रहे हैं? हॉल्म्स ने कहा, वेल की वॉच। वॉटसन ने कहा, लेकिन आपने तो उसे कल रात देखा था, वो मशीन के साथ जल गई थी। हॉल्म्स ने जमीन पर कुछ चमकता हुआ देखा और उसे उठाया।
वही वॉच थी, लेकिन उसकी सुई नहीं हिली। समय अब भी 12:00 पर था। हॉल्म्स ने वॉच खोली। अंदर एक कागज का छोटा टुकड़ा था। वेल की लिखावट में सिर्फ 2 शब्द, सी यू सून। वॉटसन का चेहरा पीला पड़ गया। इसका मतलब? हॉल्म्स ने धीरे से कहा, वेल मरा नहीं है, डॉक्टर। वो अपने ही समय चक्र में जीवित है। शायद कभी वो फिर लौटेगा, जब ये घड़ी फिर बजेगी। वॉटसन ने कांपती आवाज में कहा, और तब? हॉल्म्स ने वॉच की सुई की ओर देखा और कहा, तब हमें फिर देखना होगा कि क्या वास्तव में समय को कोई रोक सकता है। वे दोनों ऑब्जर्वेटरी से बाहर निकले। दूर कहीं लंदन का घंटाघर फिर बजा, टन टन टन। पर इस बार हॉल्म्स ने महसूस किया, हर घंटी के बीच एक क्षण का अंतर जरूर था, जैसे समय खुद सोच रहा हो कि अगला कदम कहाँ रखे। वॉटसन ने धीरे से पूछा, हॉल्म्स, क्या आपको डर नहीं लगता? हॉल्म्स ने मुस्कुराया, नहीं, डॉक्टर, क्योंकि जब तक हम सोच सकते हैं, समय हमारा दुश्मन नहीं, हमारी जांच का साथी है। वे दोनों धुंध में गायब हो गए। पीछे बस टिक टिक की आवाज रह गई, एक और रहस्य की प्रतीक्षा करती हुई। 221 बी बेकर स्ट्रीट की खिड़कियों पर उस दिन की धुंध कुछ और भारी थी। लंदन का मौसम उदास था, लेकिन हॉल्म्स की आंखों में जो बेचैनी थी, वो मौसम से भी गहरी लग रही थी। डॉक्टर वॉटसन ने अखबार उठाकर कहा, हॉल्म्स, आज सुबह के समाचार में लिखा है, ग्रीनविच के पास समय मापने वाले टॉवर की सुइयां फिर रुक गई, और ये रात के ठीक 12 बजे हुआ। हॉल्म्स ने सिर झुकाकर कहा, तो वेल का समय फिर लौट आया। वॉटसन ने कहा, पर यह कैसे संभव है? उसकी मशीन तो नष्ट हो चुकी थी। और वेल? हॉल्म्स ने बीच में ही कहा, वेल कभी नष्ट नहीं हुआ, डॉक्टर। वो समय के भीतर समा गया था। अब जो दिख रहा है, वो उसका अवशेष नहीं, उसका विस्तार है। उसने अपने प्रयोग को समाप्त नहीं किया, बस उसे नए स्तर पर पहुंचा दिया है। वॉटसन ने चिंतित होकर कहा, हॉल्म्स, इसका मतलब यह हुआ कि लंदन फिर खतरे में है? हॉल्म्स ने धीरे से कहा, शायद, पर इस बार खतरा सिर्फ लंदन तक सीमित नहीं। अगर वेल ने सचमुच अपनी चेतना को समय की तरंगों में बांध लिया है, तो वो हर जगह है जहां घड़ी की सुइयां चलती है। वॉटसन ने धीरे से फुसफुसाया, हर टिक टिक में वेल। हॉल्म्स ने अपनी जेब से वो वही पॉकेट वॉच निकाली, वेल की वॉच। देखिए, वॉटसन, उसने कहा, ये अब भी 12 पर रुकी है, पर जब भी कोई घड़ी 12 बजाती है, ये वॉच थोड़ी सी कंपन करती है, मानो किसी संकेत की प्रतीक्षा कर रही हो। वॉटसन ने कहा, आप इसे क्यों अपने पास रखे हैं, हॉल्म्स? ये आपको चैन से नहीं जीने देगी। हॉल्म्स ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी, डॉक्टर, किसी रहस्य को सुलझाने के लिए उसका साक्षी अपने पास रखना पड़ता है। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। मिसेस हडसन अंदर आई और बोली, मिस्टर हॉल्म्स, आपके लिए एक पार्सल आया है। किसी ने नाम नहीं लिखा। हॉल्म्स ने बॉक्स खोला। अंदर एक छोटा लकड़ी का केस था, बिल्कुल वैसा जैसा बेलमी की दुकान में मिला था। उसके भीतर एक घड़ी थी और एक नोट, द सेकंड साइकिल बिगिंस। वॉटसन ने कहा, हॉल्म्स, इसका मतलब वेल के अनुयायी अब भी जिंदा है। हॉल्म्स ने सिर हिलाया। क्रोनो सर्कल अब किसी व्यक्ति का नाम नहीं, एक विचार है, और विचार समय से भी अधिक स्थायी होते हैं। वो घड़ी को ध्यान से देखने लगा। वॉटसन, इस घड़ी में कुछ असामान्य है। इसका घंटा हाथ 13 फीट तक जाता है। वॉटसन ने कहा, 13वां घंटा? यह तो असंभव है, हॉल्म्स ने ठंडी आवाज में कहा। और फिर भी यह मौजूद है। शायद यही संकेत है कि वेल ने अब समय की सीमा पार कर ली है। उसके लिए दिन में 12 नहीं, 13 घंटे हैं। एक अतिरिक्त घंटा जो कभी समाप्त नहीं होता। वॉटसन ने कांपते हुए कहा, द आवर दैट नेवर एंड्स। हॉल्म्स ने कहा, बिल्कुल, और ये घड़ी हमें उस घंटे तक ले जाएगी। रात गहराने लगी। हॉल्म्स ने अपनी कोट जेब में वॉच रखी और बोला, वॉटसन, तैयार हो जाइए। हमें ग्रीनविच वापस जाना होगा, वहां जहां समय ने खुद को तोड़ने की कोशिश की थी। लेकिन हॉल्म्स, वॉटसन ने कहा, अगर वेल अब समय का हिस्सा बन चुका है,
तो हम उससे कैसे लड़ेंगे? हॉल्म्स ने अपनी पाइप बुझाते हुए कहा, तर्क से, डॉक्टर। हर विचार की जड़ में गणित है, और गणित में गलती होती है। वेल भी कोई ईश्वर नहीं था, बस एक गणना में उलझा हुआ मनुष्य। वे दोनों ग्रीनविच पहुंचे। पुराने टॉवर में अब अंधेरा था, लेकिन अंदर हवा में हल्की सी गूंज थी। टिक टिक टिक, जैसे हजारों घड़ियां एक साथ किसी अनदेखे ताल में चल रही हों। वॉटसन ने कहा, हॉल्म्स सुनिए, ये आवाज। हॉल्म्स ने कहा, ये कोई आवाज नहीं, ये वेल की चेतना की प्रतिध्वनि है। वो अब ध्वनि की लय में जीवित है, और अगर मैं सही हूं तो ये हमें कुछ बताना चाहती है। वे दोनों गहराई में गए। वहां एक मेज पर वेल के पुराने नोट्स बिखरे थे। हॉल्म्स ने एक पन्ना उठाया और जोर से पढ़ा, इफ टाइम कैन बी पॉज्ड, देन द पॉज इटसेल्फ मस्ट मूव। हॉल्म्स के चेहरे पर गहरी सोच उभर आई। वॉटसन, वेल की गलती यही थी। वो समय को रोकना चाहता था, लेकिन वो ये भूल गया कि रुका हुआ क्षण भी एक बदलाव है। किसी चीज को स्थिर करने की कोशिश करना ही उसे गतिमान बना देता है। वॉटसन ने धीरे से कहा, तो अब क्या करेंगे? हॉल्म्स ने कहा, अब हमें इस घड़ी को उसी सिद्धांत से रीसेट करना होगा। जिस तरह उसने समय को फंसाया, उसी गणना से हमें उसे मुक्त करना होगा। उसने घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घुमाई। 1, 2, 3, 12। और जब उसने सुई 13 फीट पर पहुंचाई, तो पूरा कमरा कांप उठा। दीवारें हल्की नीली रोशनी से चमक उठीं। फिर सन्नाटा। हॉल्म्स ने आंखें खोली। सब कुछ शांत था। हवा भी जैसे रुक गई थी। वॉटसन ने धीरे से कहा, हॉल्म्स, क्या हम अभी भी ग्रीनविच में हैं? हॉल्म्स ने इधर उधर देखा। घड़ियां अब नहीं चल रही थी, और बाहर टैम्स की लहरें स्थिर थी। हॉल्म्स ने गंभीर आवाज में कहा, नहीं डॉक्टर, अब हम उस घंटे में हैं जो कभी समाप्त नहीं होता। नीली रोशनी धीरे धीरे मिट रही थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा था, एक ऐसा सन्नाटा जिसमें समय की सांसें भी थम चुकी थी। डॉक्टर वॉटसन ने फुसफुसाया, हॉल्म्स, ये जगह, ये न तो लंदन लग रही है, न कोई और शहर। हॉल्म्स ने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। हवा में घड़ियों के टुकड़े तैर रहे थे। सुइया, डायल, गियर्स, सब जैसे किसी अदृश्य लहर में लटक रहे हों। डॉक्टर, उसने कहा, हम अब वास्तविकता के बाहर हैं। ये वही गणितीय परत है जिसे वेल ने द टाइम प्लेन कहा था, जहां समय खुद अपने सूत्रों में उलझ जाता है। वॉटसन ने कहा, मतलब हम अब किसी तरह की गणना के भीतर हैं? हॉल्म्स ने सिर हिलाया। हां, एक अनंत गणना के भीतर। अचानक उनके सामने एक आकृति उभरी, धुंधली, लेकिन पहचानी जा सकती थी। वही चेहरा, वेल का, पर अब वो मांसमज्जा का नहीं, बल्कि धुंध और प्रकाश का बना हुआ था। शर्लॉक होल्म्स, उसकी आवाज में धातु जैसी गूंज थी। तुम आखिरकार यहां तक पहुंच गए। होल्म्स ने ठंडे स्वर में कहा, तुम अब इंसान नहीं रहे, वेल। तुमने खुद को अपनी मशीन में कैद कर लिया है। वेल मुस्कुराया, कैद? नहीं, होल्म्स, मैंने मुक्ति पाई है। अब मैं समय के बाहर हूं, जहां कोई मृत्यु नहीं, कोई सीमा नहीं। हर सेकंड मेरा है। वॉटसन ने आगे बढ़कर कहा, पर तुमने दर्जनों निर्दोषों को मारा। ये कैसी मुक्ति है? वेल ने कहा, वे मेरे प्रयोग का हिस्सा थे। हर जीवन एक समीकरण का अंश था। जब तक मैंने हर संयोजन नहीं देखा, सूत्र पूर्ण नहीं हुआ। हॉल्म्स ने कदम बढ़ाया, तुम्हारा सूत्र त्रुटिपूर्ण है, वेल। तुमने एक बात भूल गए कि समय एक रेखा नहीं, एक वृत्त है। तुम जितना आगे बढ़ोगे, उतना ही अपने आरंभ की ओर लौटोगे। वेल ने हंसते हुए कहा, तो मुझे रोक कर दिखाओ। हॉल्म्स ने अपनी जेब से वही 13 घंटे वाली घड़ी निकाली। यही तुम्हारी गलती का प्रमाण है। तुमने समय को बढ़ाया, लेकिन उसका संतुलन नहीं समझा। हर अतिरिक्त सेकंड अपने आप में एक विरोधाभास है, और मैं इस विरोधाभास को सक्रिय करने वाला हूं। वेल चिल्लाया,
तुम ऐसा करोगे तो सब मिट जाएगा। मैं, तुम, लंदन, सब कुछ। हॉल्म्स ने शांत स्वर में कहा, कभी कभी किसी व्यवस्था को बचाने के लिए उसे नष्ट करना पड़ता है। उसने घड़ी की सुइयों को उल्टी दिशा में घुमाया। नीली लहरें उठीं, वेल की आकृति कांपने लगी। पूरा टाइम प्लेन गूंजने लगा। वेल चिल्लाया, हॉल्म्स, तुम समझते नहीं, मैं अनंत हूं। हॉल्म्स ने कहा, अनंत का भी आरंभ होता है। वेल, घड़ी की सुई ने 13 फीट को पार किया और सब कुछ सफेद रोशनी में डूब गया। वॉटसन ने आंखें खोली। वो फिर से 221 बी बेकर स्ट्रीट में था। सुबह की धूप पर्दे से छन रही थी। बाहर से गाड़ियों की आवाज आ रही थी। हॉल्म्स, उसने घबराकर चारों ओर देखा। हॉल्म्स, तुम कहाँ हो? दरवाजा खुला और हॉल्म्स अंदर आया, थका हुआ पर शांत। डॉक्टर, उसने मुस्कुराकर कहा, लगता है हम लौट आए हैं। वॉटसन ने पूछा, पर वेल, वो कहाँ गया? हॉल्म्स ने धीरे से अपनी जेब से घड़ी निकाली। अब वो पूरी तरह शांत थी। सुइया 12 पर नहीं, एक सेकंड आगे बढ़ी हुई थी। 12, 0001। वेल अब वही है जहां हर अनसुलझी गणना जाती है, शून्य में। हॉल्म्स ने कहा। वॉटसन ने धीरे से कहा, और जो हमने देखा, क्या वह सच था? हॉल्म्स ने मुस्कुराते हुए कहा, सच वही है जो तर्क स्वीकार करे, डॉक्टर। बाकी सब केवल समय की चालें हैं। उसने घड़ी को मेज पर रख दिया और उसकी सुइया फिर से चलने लगी। टिक, टिक, टिक। वॉटसन ने अपनी डायरी में आखिरी पंक्ति लिखी। हॉल्म्स ने एक बार फिर असंभव को पराजित किया, पर इस बार वो जीत भी किसी रहस्य की तरह अधूरी लगी, जैसे समय ने खुद हमारी कहानी को देख लिया हो। और खिड़की के बाहर, दूर कहीं, ग्रीनविच के टॉवर की घड़ी ने 12 बजाए, पर इस बार उसने 13वां घंटा नहीं बजाया। 221 बी बेकर स्ट्रीट की वो शाम अब भी मेरी स्मृति में ताजा है। हॉल्म्स अपने पुराने वायलिन के सुरों में खोया था और मैं खिड़की के पास बैठा वेल की घड़ी को देख रहा था। घड़ी फिर चल रही थी, पर उसकी टिक टिक में कुछ अजीब था, जैसे वो हर सेकंड के बीच एक और क्षण जोड़ रही हो, एक ऐसा जो हम महसूस नहीं कर सकते। मैंने कहा, हॉल्म्स, क्या तुम्हें लगता है कि वेल सचमुच समाप्त हो गया? हॉल्म्स ने बिना वायलिन से नजर हटाए कहा, डॉक्टर, कोई भी विचार कभी समाप्त नहीं होता। वो बस किसी और रूप में लौट आता है। मतलब वो फिर लौट सकता है? हॉल्म्स मुस्कुराया। यदि कोई मनुष्य समय से परे सोचने की कोशिश करे, तो वो अनजाने में समय का ही हिस्सा बन जाता है। वेल ने यही किया, इसलिए अब वो शायद हर घड़ी की टिक में बस गया है। मैंने कहा, तब क्या तुम्हें डर नहीं लगता? हॉल्म्स ने पाइप में आखिरी कश लिया और कहा, डर नहीं, डॉक्टर, बस जिज्ञासा। क्योंकि जब तक रहस्य बाकी है, जीवन की गति बनी रहती है। मैंने अपनी डायरी बंद की और बाहर देखा। शाम के 6 बज चुके थे, पर मुझे लगा जैसे क्षण कुछ लंबा ठहर गया, जैसे वेल अब भी किसी कोने में मुस्कुरा रहा हो। और तभी मेज पर रखी घड़ी ने एक हल्की कंपन दी, एक अतिरिक्त टिक। हॉल्म्स ने वायलिन रोककर कहा, डॉक्टर, क्या आपने सुना? मैंने कहा, हां, बस एक टिक। हॉल्म्स ने हल्की मुस्कान दी। वो कोई साधारण टिक नहीं थी। मैंने कहा, फिर क्या थी? हॉल्म्स ने खिड़की के बाहर देखा, जहां सड़कों पर गैसलाइट झिलमिला रही थी, और धीरे से बोला, वो वेल की विदाई थी, या शायद समय का अभिवादन। और मैंने महसूस किया, कुछ रहस्य कभी सच में समाप्त नहीं होते, वे बस अगली टिक का इंतजार करते हैं।